हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पीएम सर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय संविधान में जो उपस्थित विदेशी स्रोत है उन विदेशी स्रोतों की, जिसमें आपका बहुत सहयोग मिला, बहुत मान सम्मान मिला। अब क्या कि मैं आपके लिए डेली भारतीय संविधान की क्लासेज लेके आऊँगा। हम लोग डेली भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, राजव्यवस्था की बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करें भारतीय संविधान में उपस्थित जो हमारी 12 अनुसूचियां वर्तमान में, उन अनुसूचियों की बात करेंगे। हालांकि मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान वो जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन क्या कि हमारा मूल संविधान बोलते हैं हम लोग उसको। तो मूल संविधान में क्या है कि हमारे 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। और एग्जाम्स में क्या है कि जैसे हम लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या फिर रेट की करें, आरएस की तैयारी करें, चाहे एसआई की तैयारी करें, तो सभी में क्या है कि अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं तो पिछली बार का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें अनुसूची से संबंधित आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज किसकी बात करेंगे दोस्तों हम लोग? आज अनुसूचियों की, अनुसूचियां। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारी प्रथम अनुसूची है। इस प्रथम अनुसूची की बात करेंगे कि प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इनमें क्या क्या तथ्य है, किस व्यवस्था का वर्णन आता है प्रथम अनुसूची में। तो इस प्रथम अनुसूची की बात करें हैं तो दोस्तों, प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। किस चीज़ का वर्णन है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में उपस्थित जो भी हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? हमें प्रथम अनुसूची में मिलता है। जैसे पहले भारत में क्या है कि हमारे 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हम लोग क्या है कि पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते थे प्रथम अनुसूची में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 तो राज्य हैं। क्या वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। जब 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तब हमारे क्या हुआ था? हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। फिर 2020 में दमन व दीव और दादरा नगर हवेली का विलय करके 8 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए। तो हम लोग प्रथम अनुसूची में इन 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। हालांकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत है वो 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था। कितनी श्रेणियों में? 4, ABCD, इन 4 श्रेणियों में था। अब इनमें क्या है कि इनके रैंक के आधार पर थी कि भाई कुछ राज्य है जैसे वो A श्रेणी में आते थे, कुछ B श्रेणी में। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान B श्रेणी में आता था, लेकिन राजस्थान का जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वो A श्रेणी में आता था। क्यों आता था? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय का, है ना, संघ शासित प्रदेश की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था ये, इसलिए। तो इस समय क्या है कि भारत के राज्यों को एक सम्मान दर्जा नहीं दिया गया था। और हमें क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत बनाना था वो हमें एक अखंडता के आधार पर हमें सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधना था। अब इसमें क्या है कि सभी राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। अब हमारे भारत में अनेक सी विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग मान्यताएं, अलग परंपराएं हैं, है ना, अलग वेशभूषा है, अलग उनके रीति रिवाज है, अलग उनकी भाषाएं हैं। तो इसी समय क्या हुआ था? सन 1953 में हमारे दक्षिणी भारत में मद्रास से, कहाँ से? मद्रास से एक व्यक्ति थे श्री रामुलु पोट्टी। तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई मद्रास से एक क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और भाषा के आधार पर क्या है उसको राज्य का दर्जा दिया जाए, है ना, वो मांग उठी। फिर केंद्र सरकार को एहसास हुआ कि भाई हमारे क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर मांग उठने लगी है राज्यों की। तो क्या क्या केंद्र सरकार ने सन 1953 में, कब? दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो याद कर लेना, दिसंबर 1953 में। किसकी अध्यक्षता में?
फजल अली की अध्यक्षता में। अब ये इस आयोग का गठन किया और इस आयोग को एक कार्य सौंप दिया कि आप क्या करो कि आप भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करो कि भाई भारत के राज्य चाहते क्या हैं। तब फजल अली ने क्या कि भाई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी केंद्र सरकार को सन 1955 में, और 1955 में रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करके केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यदि आप भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, क्या किया कि यदि आप भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इन चारों श्रेणियों को क्या कर दो कि आप समाप्त कर दो। क्या कर दो? चारों श्रेणियों को समाप्त कर दो, ताकि भारत के जो राज्य है उनको ऐसा लगे कि भाई हम लोग सभी कैसे हैं, एक समान है। तो इसीलिए क्या हुआ, केंद्र सरकार ने फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया। और इसी दिन भारत में हमारे 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन किया गया था। कितने केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। हम लोग बात करें थे यहाँ पे कि मद्रास से श्री रामुलु पोटी है, वो क्या है कि भाषा के आधार पर राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर भी क्या हुआ था कि आमरण अनशन के दौरान क्या है कि श्री रामुलु पोटी का देहांत हो गया। अब अनशन के दौरान, कोई आंदोलन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो आंदोलन एक भयानक रूप ले लेता है। तो फिर इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या कर दिया, सन 1953 में भाषा के आधार सर्वप्रथम किसको राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। किसको? आंध्र प्रदेश को। याद रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। पिछली बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया, पीछे एसआई के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में भाषा के आधार पर किस राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो याद कर लेना 1953 में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किसको दर्जा दिया है? आंध्र प्रदेश को। कहाँ से अलग करके? तो याद रखना मद्रास से अलग। इसके अलावा पिछली बार एक एसएससी जीडी में और एसएससी में जो दिल्ली पुलिस है ना, एसएससी जो एग्जाम करवाती है दिल्ली पुलिस का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हमारी जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? हालांकि भारत की राजधानी है वो दिल्ली बनती है 1912 में, 1911 में घोषणा होती है और 1912 में उसका क्या स्थानांतरण करते हैं। उस समय किंग फोर्ट षड्यंत्र कांड भी होता है दिल्ली में। तो याद रखना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो याद कर लेना 69वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत दोस्तों? याद रखना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के तहत। इंपॉर्टेंट है, पीछे दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है, तो मोस्ट लगा लेना। ठीक, साथ ही साथ क्या है कि आप इनके नोट्स बनाते रहो। अब हम लोग जो क्लास है आपके लिए रेगुलर क्लास लेंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो याद रखना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया है? किसके द्वारा दिया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर हमने बात की भाई 1 नवंबर 1956 को जब ये 7वां संविधान संशोधन लागू होता है, उस समय भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई ये 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से थे। इनकी बात करें 6 की, तो ये थे, हमारा पहला तो था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा था हमारा दिल्ली। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था केंद्र सरकार संभालेगी। कौन संभालेगी यहाँ की प्रशासन व्यवस्था? तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है। फिर तीसरा था हमारा लक्षद्वीप। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों? तो याद रखना लक्षद्वीप है। चौथा था हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पांचवा मणिपुर और छठा कौन सा है? तो याद रखना त्रिपुरा। छठा कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों? तो याद रख लेना त्रिपुरा है। फिर हुआ यूँ कि भाई हमारा हिमाचल प्रदेश और जो मणिपुर और त्रिपुरा है, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया? इनको राज्य का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? इनको राज्य का दर्जा दे दिया। अब हमने बात की कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है कि जहाँ की प्रशासन व्यवस्था केंद्र सरकार संभालती है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। फिर जैसे इनको राज्य का दर्जा दिया तो यहाँ पर विधानसभाओं का गठन कर दिया। अब यहाँ पर विधानसभाओं का गठन हुआ तो यहाँ की इन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था है वो ये राज्य सरकारें स्वयं करने लगी। यानी कि
कोई भी प्रदेश या तो वो राज्य रहेगा या क्या रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। जैसे ही वो केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वहाँ की विधानसभा हालांकि होती है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाएं हैं, है ना, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कि भाई कोई भी प्रदेश है, मान लिया वो राज्य है तो वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा, और केंद्र शासित प्रदेश है तो वो क्या नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होंगी तो प्रशासन व्यवस्था कौन संभालेगी, केंद्र सरकार, जबकि राज्यों की प्रशासन व्यवस्था कौन संभालती है, तो वहाँ की राज्य सरकारें संभालती है। इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पे इन तीनों को राज्य का दर्जा दिया और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से इनको निकाल दिया। अब बात करते हैं कि भाई हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि ये 8 कैसे बने हैं, है ना। इनकी बात करें तो याद रखना हमारा चौथा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, चौथा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दादरा नगर हवेली को। किसको दोस्तों, दादरा नगर हवेली को। दादरा नगर हवेली की बात करें तो दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। किसके तहत? 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत हमारा चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनाया, दादरा नगर हवेली बनाया। फिर बात करें हम लोग 5वें केंद्र शासित प्रदेश की। याद रखना इनका संवैधानिक जो ये संशोधन है, ये संविधान संशोधन पूछा जाता है कि भाई किस केंद्र शासित प्रदेश को जो दर्जा है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो इनके संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। तो हमारा 5वां केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा दोस्तों, दमन व दीव। कौन सा है, दमन व दीव। दमन व दीव को 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है और इनको 5वें नंबर का हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है। फिर बात करें छठे की तो याद रखना छठा हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है पुडुचेरी। कौन सा बनता है, पुडुचेरी। पुडुचेरी है ये हमारा छठा केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और इसी पुडुचेरी की हम लोग बात करें तो इस पुडुचेरी का जो नाम है सन 2006 में, कब, सन 2006 में इसका नाम पांडिचेरी रख देते हैं। क्या रखते हैं इसका नाम, पांडिचेरी। पांडिचेरी नाम कब रखते हैं दोस्तों इसका, तो याद रख लेना 2006 में। पहले नाम क्या था, पुडुचेरी था। भारत का छठा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, पुडुचेरी। और कब बनाते हैं तो याद रख लेना इसको 14वें संविधान संशोधन सन 1962 के द्वारा इसको छठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो 7वें की बात करें तो याद रखना 7वां था हमारा चंडीगढ़। कौन सा था दोस्तों, चंडीगढ़ है ये हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश था। और इसको कब बनाया गया तो याद रख लेना 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत याद रखना 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनता है दोस्तों, तो याद रखना कौन सा, चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है। तो 3 तो हमारे ये थे शुरुआत के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दिल्ली। और चौथा कौन सा बना तो दोस्तों याद रखना चौथा केंद्र शासित प्रदेश था दादरा नगर हवेली, 5वां केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव, और छठा हमारा पुडुचेरी यानी पांडिचेरी, और 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों, तो है हमारा चंडीगढ़। फिर हमने बात की है कि भाई इसके पहले, जैसे वर्तमान से पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया और राज्य की श्रेणी से निकाल दिया, और उसको क्या बना दिया तो याद रखना दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, और भारत का ये 9वां कौन सा, लद्दाख। भारत के 8वां और 9वां केंद्र शासित प्रदेश कौन से दोस्तों, याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। फिर हमने बात की कि भाई वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। आप कहोगे सर आप तो 9 बता रहे हो, 8वां और 9वां जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, लेकिन ये याद रखना वर्तमान में कितने हैं, 8 है। 8 कैसी हैं तो याद रखना दादरा नगर हवेली और दमन व दीव। कौन से, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव का दोनों का क्या कर दिया, विलय कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विलय कर दिया। अभी वर्तमान में इनका नाम है दादरा नगर हवेली व दमन व दीव। तो अब वर्तमान में हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश रहे दोस्तों, तो हमारे वर्तमान में है 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये तो बात की हमने केंद्र शासित प्रदेशों की। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत के जो राज्य हैं, राज्यों से हम लोग
उन्हीं राज्यों की बात करेंगे जिनका क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पिछली बार तेलंगाना की डेट पूछी गई थी राजस्थान पुलिस में कि भाई तेलंगाना भारत का राज्य कब बना है ना। इससे पहले झारखंड के बारे में पूछा गया। तो हम क्या कि केवल क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपके एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से राज्यों के नाम और उनकी डेट पूछी जाती है। तो जैसे हम लोग बात करें कि भाई अंतिम के 4 पढ़ लेते हैं जिनके बारे में आज तक क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हमारा भारत का 26वां राज्य है, 26वां राज्य बना था हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा बना दोस्तों? छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से तो अलग किया गया है। कहाँ से अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। और 1 नवंबर कब दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया जाता है। फिर बात करें भारत के 27वें राज्य की तो याद रख लेना दोस्तों, 27वां राज्य था हमारा उत्तरांचल। कौन सा था? उत्तरांचल। अब ये मत कहना कि ये उत्तरांचल कौन सा राज्य है, तो ये भी याद रखना उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर दिया था सन 2006 में। और अब वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो अब इसका वर्तमान में नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है दोस्तों? उत्तरांचल का वर्तमान में नाम है उत्तराखंड। अब इस उत्तरांचल की यानी कि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को भारत का राज्य कब बनाया गया और कहाँ से अलग किया गया है, तो याद रखना इसको उत्तर प्रदेश से तो अलग किया गया है। और 9 नवंबर कब? 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड को भारत का राज्य कब बनाया गया है? 9 नवंबर 2000 को। 2000 की सन की हम लोग बात करें 3 राज्य बनाए गए थे। अगला जो हमारा 28वां राज्य है कौन सा? झारखंड है। इस झारखंड की बात करें तो झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। कहाँ से? बिहार से अलग किया गया था। और एसएससी में इसका क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है कि इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना दोस्तों इसको राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को दिया गया। ठीक है, सन 2000 में 3 राज्यों को दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ को कहाँ से अलग किया गया? मध्य प्रदेश से। उत्तरांचल को कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड को कहाँ से अलग किया गया है? बिहार से अलग किया गया है। तो ये हमारा 28वां राज्य था। फिर हम लोग बात करें कि भाई हमारा 29वां राज्य कौन सा है, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना 29वां राज्य था हमारा तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना था। तेलंगाना कहाँ से अलग हुआ, तो याद रखना आंध्र प्रदेश से। कहाँ से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और हमने बात की थी भाई आंध्र प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया कब है? सन 1953 में। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य है ना, संवैधानिक दर्जे वाला, कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का दर्जा किसको मिला? आंध्र प्रदेश को। कहाँ से अलग किया गया? तो याद रख लेना मद्रास से अलग किया गया। तो याद रखना दोस्तों तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब मिला है? कब की बात करें तो याद रखना 2 जून 2014 को है। कब दिया गया है? 2014 में 2 जून को। तो ये इसके भी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि पिछली बार क्या इसको पूछा गया है। एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि भाई 40% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो एक बार क्या है कि आप पीछे के जो भी जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके आप 2-3 साल वाले वो पेपर एक बार रीडिंग मारो, उनको पढ़ो, उनमें जो क्वेश्चंस है मिलते हैं आपको, है ना, तो वो याद करो पहले। इससे आपके 40% वैसे सिलेबस कवर होता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं आता है, क्या पूछता है अगला, है ना, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कौन सी प्रथम अनुसूची। हमने बात की 28 राज्यों और 8 केंद्र राज्य प्रदेशों की। यहाँ पर हमने पढ़ा दोस्तों कितने राज्य हैं? 29 राज्य। तो आप कहोगे सर यहाँ 28 की बात करें हो, यहाँ पर 29 है कैसे? तो ये याद रखना हमने बात की है कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकाल दिया और क्या बना दिया? हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। ये 8वां और 9वां। कौन से थे दोस्तों? 8वां और 9वां। तो अब वर्तमान में कितने राज्य रहे हमारे? अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली अनुसूची। फिर बात करते हैं इसके बाद में अगली कौन सी? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं कि वो किस चीज़ का वर्णन करती है, उसमें क्या विवरण दिया गया है। कौन सी है? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया? तो याद रखना 2। ये क्या? 2। क्या 2 भाई? सभी को वेतन की जरूरत होती है, क्या दो? वेतन दो।
तो इसमें यह याद रख लेना दूसरी अनुसूची में कि राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? याद रख लेना, राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है। याद नहीं रहता तो याद रख लेना, वेतन दो। किसका वेतन है? राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारी जितने भी, जैसे हमारे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है ना, तो उनके वेतन का वर्णन यहाँ किया गया। न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह है तो उनका वेतन जो दिया जाता है उनको दूसरी अनुसूची के तहत। लेकिन ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किसके वेतन का वर्णन नहीं किया गया है ना, तो ये मोस्ट है, यहाँ पर याद रखना, नोट लगा के लिख देना कि इस अनुसूची में मंत्रियों के वेतन का वर्णन नहीं है। किसके वेतन का वर्णन नहीं है? मंत्रियों के वेतन का वर्णन नहीं है। मंत्रियों के वेतन का वर्णन नहीं है। किस अनुसूची में नहीं है दोस्तों? तो याद रखना, दूसरी अनुसूची में मंत्रियों के वेतन का वर्णन नहीं है। तो फिर इन मंत्रियों के वेतन का वर्णन है कहाँ? ये भी क्वेश्चन उठता है हमारे अंदर कि भाई इनका वर्णन दूसरी अनुसूची में नहीं है, उच्चतम पदाधिकारियों को देते हैं, इनको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इनके वेतन का वर्णन है कहाँ? तो याद रखना, मंत्रियों के वेतन का वर्णन हम लोग केंद्र सरकार के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो मंत्रियों के वेतन का वर्णन है अनुच्छेद भारतीय संविधान के 75(6) में किया गया है। अनुच्छेद 75(6) ये कहता है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री है उन मंत्रियों को जो वेतन है वो संसद विधि द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? संसद विधि के द्वारा दिया जाएगा। जो भी हमारे मंत्री है उन मंत्रियों का वेतन का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? हमें अनुच्छेद 75(6) में। तो ये क्लियर कर लेना, दूसरी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है, लेकिन किसके वेतन का वर्णन नहीं है? तो याद रखना, मोस्ट है, मंत्रियों के वेतन का वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। ठीक, क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे तीसरी अनुसूची की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? तीसरी अनुसूची में। किस तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची किसका वर्णन है दोस्तों इसमें? तो याद रखना, राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन तो दूसरी में है, और तीसरी अनुसूची में क्या है? राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। किसका वर्णन है तीसरी अनुसूची में? तो राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। तो ये याद रखना, शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? तो याद रखना, तीसरी अनुसूची के तहत। लेकिन इसमें किसकी शपथ का वर्णन नहीं है? किसकी शपथ का वर्णन नहीं है दोस्तों? याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। पीछे आपने वीडियो का पेपर देखा होगा, वीडियो के पेपर में इसका क्वेश्चन आ चुका है। मंत्रिमंडलीय सचिव के बारे में उनको पूछा गया था, है ना। तो हर एग्जाम्स में आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि तीसरी अनुसूची में किसके वेतन का वर्णन नहीं है। पहली बात तो ये किसके नहीं है, तो याद रखना, एक तो हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन का वर्णन नहीं है, सॉरी शपथ का वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो फिर इनका है कहाँ? इनके शपथ का जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है? तो याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा दोस्तों? तो याद रखना, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया अनुच्छेद 60 में। कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर हम लोग बात करें राज्यपाल की, कि राज्यपाल की शपथ का वर्णन कहाँ आता है? तो ये भी याद रखना, राज्यपाल की शपथ का वर्णन आता है अनुच्छेद 159 में। यहाँ से दो सवाल बनते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में। कईयों के कन्फ्यूज होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये इसको शपथ नहीं दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रख लेना, अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसका मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? तो याद रखना, उच्च न्यायालय का।
उच्च न्यायालय का कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसको दिलाता है? तो याद रख लेना, राज्यपाल को दिलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 159 के तहत। हमने बात की है राज्य व्यवस्था के उच्चतम पदाधिकारी है उनकी शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में। तो याद रखना, हमारे जितने भी मंत्री हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति है, उनकी शपथ का वर्णन आता है किसमें? तीसरी अनुसूची में आता है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) केंद्र सरकार के बारे में पढ़े तो, है ना, किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में पढ़े तो 75(4) के तहत प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता राष्ट्रपति। किसको? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(4) के तहत। फिर हम लोग बात करें कि भाई जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो याद रखना, अनुच्छेद 69 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसको भी राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 69 के तहत। तो ये याद रख लेना कि प्रधानमंत्री हमारे मंत्रिपरिषद है, उपराष्ट्रपति है ना, तो उनकी शपथ का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? उनकी शपथ हमें देखने को मिलती है तीसरी अनुसूची में, लेकिन हमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। तो ये भी मोस्ट है या दोस्तों याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी हो सकता है आपके आ जाए। ठीक, तो ये थी हमारी दूसरी अनुसूची और ये कौन सी थी? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग चौथी अनुसूची के तहत। चौथी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं कि भाई उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो चौथी अनुसूची में आती है हमारी अनुसूचियां। चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? तो याद रख लेना, इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे हमारा भारत है, अभी वर्तमान में भारत 28 राज्यों में बंटा हुआ है, तो वहाँ से क्या है कि अलग अलग राज्यों से जनसंख्या के आधार पर क्या है कि प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं। यहाँ से पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, एसआई में भी पूछा जा चुका चौथी अनुसूची के बारे में, है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। किसका आवंटन किया गया है? स्थानों का आवंटन, यानी कि सीटों का आवंटन किया गया है। अब राज्यसभा में जो स्थानों का यानी सीटों का आवंटन किया गया है वो किसके आधार पर है? तो याद रख लेना, वो जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है तो उस राज्य से उतने उस जनसंख्या के आधार पर ही सदस्य कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें राजस्थान के संदर्भ में, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारे राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, है ना। कहाँ का? लोकसभा के बारे में पूछा गया। हम लोग किसकी बात करें यहाँ चौथी अनुसूची में? राज्यसभा ही करें। तो ये आपको याद होना चाहिए। यदि लोकसभा का पिछली बार पूछा जा चुका है तो इस बार हो सकता है कि अगला राज्यसभा के बारे में पूछ ले, है ना। तो राजस्थान से राज्यसभा में जाते हैं 10 सदस्य, जबकि हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में राजस्थान से कितने जाते हैं, तो लोकसभा में कितने सदस्य दोस्तों? 25 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। ठीक दोस्तों, लोकसभा से कितने? 25 सदस्य कहाँ जा रहे हैं? लोकसभा में जा रहे हैं राजस्थान से, है ना। जबकि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जा रहे हैं? तो 10 सदस्य जाएंगे। जबकि हम लोग बात करें कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से जाएंगे? राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य वो किस राज्य से जाते हैं? तो यह याद रखना, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य जाते हैं उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं। कितने सदस्य दोस्तों? उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं हमारी राज्यसभा में। राजस्थान से कितने? 10 जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें लोकसभा में राजस्थान से कितने जाते हैं? तो ये भी याद रखना, 25 सदस्य जाते हैं। फिर हम लोग बात करें कि भाई हमारा जो दिल्ली है और पांडिचेरी है, दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पर विधानसभाओं का गठन किया गया है। तो दिल्ली से राज्यसभा में 3 सदस्य जाते हैं और पांडिचेरी से कितने जाते हैं दोस्तों? 1 सदस्य चुन करके जाएगा। यहाँ पर आप सर्वाधिक का याद रखना राज्यसभा में, और राजस्थान के संदर्भ में याद रखना यदि आप राजस्थान के हैं तो।
है ना। तो इसके अलावा क्या है कि दिल्ली और पांडुचेरी का याद रखना, सबसे कम सदस्य संख्या नहीं पूछी जाती है राज्यसभा में स्थानों की, क्योंकि हमारे जो 7 सिस्टर वाले जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनमें से क्या है कि लगभग में एक सदस्य जाता है। तो सबसे कम या नहीं पूछेगा अगला कितने, या तो 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक है, राजस्थान से राज्यसभा में 10, राजस्थान से लोकसभा में 25, तो राजस्थान से संसद में कितने हो गए रे, राजस्थान से संसद में 35 हो गए। संसद की बात हो रही है ना, संसद का मतलब संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों में राजस्थान से कितने 35 सदस्य जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी, चौथी अनुसूची। ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे, जो हमारी 5वीं अनुसूची है, छठी अनुसूची है, यहाँ उसका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 5वीं अनुसूची इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं, एक बार चर्चा करेंगे उसके बारे में। कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की बात करें कि भाई इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें आती है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, ठीक है ना। SC और ST के प्रशासन, SC ST के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है। SC ST के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया है दोस्तों, कहाँ पे, हमारी 5वीं अनुसूची में। हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में जो पूछते हैं वो 6ठी अनुसूची महत्वपूर्ण है ना। कौन सी अनुसूची है, छठी अनुसूची का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार आता है क्वेश्चन इसका। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हालांकि ये भी अनुसूचित जाति यानी ST से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ही राज्य है। कौन से हैं, तो इसमें आता है अमेय मित्र राज्यों में, इसमें अमेय मित्र राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन। किसका दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखना अमेय मित्र राज्य। अब आप ये कहेंगे कि सर ये अमेय मित्र राज्य कौन से होते हैं, ये क्या है, तो याद रखना यहाँ पर 4 राज्यों के नाम हैं। अगला आपको नाम नहीं पूछेगा, अगला आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, अमेय मित्र राज्यों में प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन कौन सी अनुसूची करती है, तो याद रखना 6ठी अनुसूची करता है। अब राज्यों के नाम देख लो कौन कौन से, यानी आता है हमारा असम, यानी कौन सा है, असम है, फिर आता है मे यानी कौन सा है, मेघालय है, मे यानी कौन सा दोस्तों, मेघालय, मी यानी मिजोरम है, कौन सा है, मिजोरम, और त्र यानी कौन सा है, त्रिपुरा। ये हमारे भारत के 4 राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण का वर्णन करता है। तो इस अनुसूची का याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आती है, लगभग इसके बारे में SSC पूछती है ना, कई बार SSC इसके बारे में पूछ लेती है कि भाई 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, या तो इस प्रकार से आएगा, या अगला आपको डायरेक्ट देगा कि अमेय मित्र राज्यों में प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन कौन सी अनुसूची करती है, तो याद रखना 6ठी अनुसूची। अमेय मित्र का मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य हैं। तो ये 4 राज्य हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। हमने ये भी बात की है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं। हम लोग किसकी बात करें हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची की बात करें हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। किसका वर्णन किया गया दोस्तों, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति। तो 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य क्या दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने पिछले वीडियो में विदेशी स्रोतों की बात की है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारे का जो प्रावधान है, ये हमने लिया कहाँ से, तो ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में ये जो 7वीं अनुसूची का प्रावधान है, ये कहाँ से सर्जित है, तो याद रख लेना कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से सर्जित है।
अब इसमें क्या कर दिया कि भाई केंद्र है वो राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे और राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, है ना, ताकि दोनों में क्या है कि एक न्याय बना रहे, एक संबंध बना रहे। इसी के लिए क्या कर दिया, इन दोनों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया और इसमें मुख्य रूप से 3 सूचियां डाल दी। कितनी सूचियां दोस्तों? 3। कौन सी सूची है? पहली है हमारी संघ सूची, संघ सूची। दूसरी हमारी कौन सी? दूसरी हमारी राज्य सूची, दूसरी आती है हमारी राज्य सूची। तीसरी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना, तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची है। तो ये क्या है, ये 3 सूचियां डाल दी। अब जैसे हम लोग बात करें कि भाई पहले तो संघ सूची में कितने विषय थे? पहले थे 97, और जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 100 विषय, संघ सूची में कितनी? 100 विषय है। राज्य सूची में पहले तो थे 66 विषय, जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले तो थे 47 विषय, जबकि वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में 52 विषय है। अब हम लोग बात करें, हमने बात की भाई क्या किया केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने संघ यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो ये याद रखना, यानी कि जो भी विषय इस संघ सूची में, यानी कि ये जो 100 विषय है, इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये जो 100 विषय वर्तमान में संघ सूची में शामिल है, इन पर कानून कौन बनाएगा दोस्तों? तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकारों के। राज्य सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर आती है हमारी राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो वर्तमान में ये 61 विषय हैं, तो इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। इन 61 विषयों पे ये भी याद रख लेना, इन 61 विषयों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है ना। 100 विषयों में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि ये संघ सूची के हैं, और 61 विषयों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों नहीं? क्योंकि ये राज्य सूची की आती है, ये संघ सूची के। तो दोनों में क्या कर दिया? दोनों में शक्तियों का बंटवारा हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर है कि हमारी समवर्ती सूची है। अब कुछ ऐसे विषय होते हैं भाई जिन पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है कई बार, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकारों को भी कानून बनाना अनिवार्य होता है। तो इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पर समवर्ती सूची का प्रावधान है। और ये समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहाँ से सर्जित किया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो इसमें वर्तमान में 52 विषय है। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो 52 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जैसे मान लिया कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों ने किसी विषय पर कानून बना लिया, है ना। तो उस पर याद रखना, उस पर जैसे दोनों ने बना लिया एक साथ किसी विषय पर, जैसे मानते हैं हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा पर जैसे मान लिया केंद्र सरकार ने भी कानून बना लिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना लिया। तो याद रखना, जैसे केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार वाला समाप्त हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे भारत में कानून लागू करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसलिए यदि केंद्र और राज्य एक साथ कानून बनाते हैं तो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया वो लागू नहीं होगा। कौन सा होगा? केंद्र वाला। फिर हम लोग एक भाई बात और करते हैं भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारे 5 विषय हैं जो राज्य सूची में कम हो गए, पहले यहाँ पर 66 थे, अब वर्तमान में कितने? 61। यहाँ पर पहले 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 52 हो गए। यहाँ कम हो गए, यहाँ पर कितने? ज़्यादा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना कि आपको विषय पूछेगा अगला। यहाँ से विषय पहला क्वेश्चन तो ये कि किस संविधान संशोधन के तहत 5 विषय राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिए गए? पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा कि समवर्ती सूची में जो भी विषय डाले गए है ना, कौन से? ये राज्य सूची से। क्या क्वेश्चन है कि राज्य सूची में से जो भी 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए हैं वो 5 विषय कौन से? अगला आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर उनमें ये दे देगा कि निम्न में से कौन सा विषय है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं डाला गया या डाला गया। तो वो आपको क्या है कि ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज करता है। तो यहाँ पर याद रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय थे जो राज्य सूची में से कहाँ डाल दिए गए दोस्तों? तो राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या सर राज्य सूची में से किसी विषय को समवर्ती सूची में डाल सकते हैं क्या? तो हम लोग डाल सकते हैं, है ना। हम लोग नहीं, कौन? भारत की राज्यसभा। कौन सी सभा है? राज्यसभा है।
राज्यसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा के पास क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत एक अधिकार प्राप्त है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्य सूची के विषय को कहाँ डाल सकती है? समवर्ती सूची में। ठीक है ना? क्या कर सकती है राज्यसभा? अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी। राष्ट्रीय महत्व का वो विषय घोषित होगा तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहले राज्य सूची का होता है तो उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर का महत्व देकर के उसको कहाँ डाल सकती है? समवर्ती सूची में। और ऐसा हुआ था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय है वो राज्य सूची में से कहाँ डाल दिए? समवर्ती सूची में। कौन कौन से थे? तो पहला तो था हमारा परिवार। कौन सा? परिवार। दूसरा था हमारा वन्य जीव। तीसरा विषय कौन सा था? तीसरा था हमारा शिक्षा, एजुकेशन। चौथे विषय की बात करें तो आता है हमारा परिवार। चौथा विषय कौन सा था दोस्तों? परिवार। और 5वां विषय आता है हमारा कौन सा? जनसंख्या। कौन सा है? जनसंख्या। सॉरी, परिवार 2 बार आ गया क्या? तो एक है हमारा मापतोल। कौन सा है? मापतोल। रिपीट हो गया है ना? कौन सा है? मापतोल। तो ये 5 विषय है। पहला विषय परिवार, दूसरा वन्य जीव, तीसरा शिक्षा, चौथा मापतोल और 5वां कौन सा है? जनसंख्या। तो ये 5 विषय है दोस्तों। तो याद रख लेना इन 5 विषयों की कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको क्या कर दिया? राज्य सूची में से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो ये 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची की हमने बात की है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। राज्यसभा के पास शक्ति है कि भाई वो क्या कर सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी और उसको समवर्ती सूची में डाल सकती है। और ऐसा हो चुका है। 5 विषयों को डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों ये थी हमारी 7वीं अनुसूची। हमने बात की कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जबकि वर्तमान में कितनी है? 12। तो हम लोग पूरी 12 जो अनुसूचियाँ हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए क्या है कि हम लोग इस वीडियो में केवल 7 अनुसूचियों की बातें करेंगे। बाकी हमारी 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियाँ हैं उनकी बात करेंगे हम लोग कल, है ना। कल की जो क्लास होगी, हमारा अगला वीडियो है, उस अगले वीडियो में हम लोग उन अनुसूचियों की बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।